देखिए दोस्तों, अब हम लोग है ना सो वेवलेंथ का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक हमारा एटम है, तो एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या होता था? सर्कुलर रास्ता। उसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, और ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि जब एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम को जब तोड़िएगा तो तीन चीज प्राप्त होगा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर आता है? इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए बोलता है कि एक तो हाइड्रोजन एटम लिए, लेने बोल रहा था, ले लिए। अब बोल रहा है कि जब एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन का मतलब होता है जंप करना, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जंप करना, मतलब कूदना। तो जब देखिए फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का जब एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है कूदने में, कहां से कहां? फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। मतलब ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ से जंप कर रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे मेरा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ। तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट की तरफ कूद रहा है, तो वहां से एनर्जी इमिट कर रहा है। वह इमिट एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है। उसी को बोलते हैं कि वो दिखाई देता है हम लोग को कलर के फॉर्म में। तो देखिए आप क्या पूछता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में कूद रहा है ना, तो वहां से उत्सर्जित लाइट का वेवलेंथ क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। मतलब यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है उसका आपको वेवलेंथ पूछ रहा है। और वेवलेंथ बोले तो लैम्बडा, और लैम्बडा बोले तो दो लगातार क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? वेवलेंथ। ये भूलिए नहीं। तो हम लोग को लैम्बडा निकालने बोल रहा है। यहाँ पर देखिए गिवन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को पता है कि यहाँ ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट है कि 4 नंबर में, 4 आपका बड़ा ऑर्बिट है। तो बड़ा ऑर्बिट को हायर ऑर्बिट बोलते हैं, छोटा ऑर्बिट को लोअर ऑर्बिट। बड़ा ऑर्बिट को आउटर ऑर्बिट बोलते हैं, छोटा ऑर्बिट को इनर ऑर्बिट बोला जाता है। तो यहाँ मेरा 4 है, 4 हमारा N2 है। N2 मतलब हो गया आपका हायर ऑर्बिट, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया? हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट मेरा फोर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट लिख दिए। N1 है मेरा लोअर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट हो गया मेरा सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर लिख दिए सेकेंड ऑर्बिट। और हमको पूछ रहा है वेवलेंथ क्या है, मतलब हम लोग को लैम्बडा निकालने बोल रहा है। तो हम लोग के पास वेवलेंथ का झकास फॉर्मूला है 1/लैम्बडा बराबर 10 96 77 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। और पता है आपको कौन सा एटम हम लोग लिए हैं? हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। अब देखिए हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। ये देखिए 10 96 77 है ना, इसको बोलते हैं RH। तो क्या बोलते हैं? RH। और RH बोले तो रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव बोल सकता है कि which of the following value is रीडबर्ग कांस्टेंट। उसमें से ये भी रहेगा 10 96 77, भूलिएगा नहीं। रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया? 10 96 77। अब देखिए यहाँ पे 1/लैम्बडा निकालना है। यहाँ 10 96 77 था, तो यहाँ लिखिए 10 96 77। जेड आपका एटॉमिक नंबर हो गया, तो एटॉमिक नंबर 1 था, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिए। फिर ब्रैकेट बंद था, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिए। अब बोला 1/N1 स्क्वायर। तो N1 आपका क्या है? लोअर ऑर्बिट। तो यहाँ पर जहाँ N1 के जगह पर क्या पूछ लीजिएगा? 2। ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव दे दिए, 1 था तो 1 लिख दिए। डिवाइड का साइन था तो डिवाइड लिख दिया। N2 के जगह पर क्या पूछ लीजिएगा? 4। और N2 आपका लोअर ऑर्बिट है कि हायर ऑर्बिट? हायर ऑर्बिट। तो N2 के जगह पर 4 का स्क्वायर लिख दिए। और हम जान रहे कि वेवलेंथ का यूनिट जो होता है वह सेंटीमीटर होता है। लेकिन कब होता है सेंटीमीटर? जब सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा निकालने बोलता है। अब हमको 1/लैम्बडा निकालने बोल रहा, मतलब इसका अभी जो यूनिट होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर।
यूनिट क्या होगा आपका पर सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ 10 96 77 था, तो यहाँ पर लिखिए 10 96 77। अब देखिए यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो यहीं से आउट हो गया। 1/4 है, तो यहाँ पर लिखिए 1/4, माइनस का साइन था तो माइनस दे दिए। 1/16, 4 चौक 16, यहाँ पर लिखिए 1/16। अब बताइए यहाँ क्या करना, भिन्न का घटाओ, नीचे तो कितना होता है, यहाँ 10 96 77 था, तो यहाँ पर लिखिए 10 96 77। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 1/λ ही निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोग 1/λ ही निकाल रहे हैं। 10 96 77 इंटू, अब देखिए हमको इसको करना भिन्न का घटाओ, चेक करते हैं। 1/4 माइनस 1/16 है, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 ना, 4 को जब 16, ठीक है 16। नेगेटिव साइन यहाँ कितना आएगा, 4, यहाँ पर 4 दिए, 1 कम 1, 16 कम 16, यहाँ पर कितना आएगा 1, 4 में से गया तो 3/16। बहुत अच्छा बता दिए हमको, तो तुक्का मार दिए 3/16 है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3/16 पर सेंटीमीटर। अब देखिए हमको 1/λ नहीं निकालना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा निकालना है, तो हम लोग लैम्बडा निकालें। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 कर दिए, ओके। हाँ लेकिन नहीं है, बताते ना लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा निकाले सिर्फ और सिर्फ, जो 1 है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा आपको, ओके। यहाँ पर ये बन गया मेरे 1/10 96 77, इंटू का साइन था तो इंटू दे दिए, 3/16 था तो हो गया मेरा 16/3, और पर सेंटीमीटर तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 से, देखिए हम आपको बताया थे 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -8 मीटर, वेवलेंथ का यूनिट और वैल्यू बताए थे। और हम लोग जानते हैं बचपन से कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिखते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और दोनों का बेस सेम है, तो -8 में से 2 चल गया तो कितना बचा, -6, नहीं सॉरी 10 का पावर -10 मीटर होता है, और मीटर होता है, हाँ हाँ, तो 2 चल जाएगा तो आपको बच गया -8, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम। कुछ नहीं किए, यहाँ पे था ना जो 10 का पावर -7, यहाँ से था कि इधर ला दिए, और जो 1 था इधर कर दिए। अगर 1 एंगस्ट्रम और 10⁻8 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम। ये समझ में आया कैसे कर रहे सो है ना, तो कुछ तो बोलिए अरे देखिए बताते हैं आपको, 1 एंगस्ट्रम और 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, ओके। आप कुछ नहीं कर रहे, जहाँ सेंटीमीटर था वो सेंटीमीटर लिख दिए, ओके। जहाँ एंगस्ट्रम था वहाँ पे एंगस्ट्रम लिख दिए, और क्या किए ट्रांसफर कर दिए, इस जो वैल्यू को लेफ्ट साइड भेज दिया, इस जो वैल्यू को राइट साइड भेज दिया। तो उसी तरह 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻8 एंगस्ट्रम। उतना नहीं समझ में आता तो यही याद करिए, 1 सेंटीमीटर और 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम होता है, यही वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता चल चुका है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻8 एंगस्ट्रम। देखिए यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर दिखा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिया 10⁻8/10 96 77 इंटू 16/3, और एंगस्ट्रम में आ गया हमारा वैल्यू, यहाँ पे एंगस्ट्रम लिख दिए। देखिए 1 सेंटीमीटर 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम, ओके। देखिए जब कभी आप 10 का पावर 8 रहेगा तो उसको भागा दीजिएगा 10 96 77 से, आपको जब भी क्वेश्चन ये वाला देगा ना, तो हमेशा यहाँ पर लिखिएगा HINT हिंट। अब देखते हैं मेरा मैथ का 10 में सॉल्यूशन करते थे तो लिखा रहता था कि पाई बराबर 22/7 कब लेना, पाई बराबर 3.14 कब लेना। जब 22/7 लेना रहता तो लिख देता था पाई बराबर 22/7 लीजिए, और जब 3.14 लेना रहता तो लिख देता पाई बराबर 3.14 ही लीजिए। उसी तरह वहाँ यहाँ भी क्वेश्चन में आपको हमेशा दे गया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर और 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम होता है, वो भी दे देता है। और ये भी वैल्यू देता है कि जब आप 10 का पावर 8 रहेगा ना, और जब आप भागा दीजिएगा 10 96 77 से, तब आपके पास जो नंबर आएगा उस नंबर का नाम है 912।
कितना आएगा 912। अब इंटू था तो इंटू 16/3 था तो 16/3 लिख दिए, एंगस्ट्रम था तो यहाँ पर एंगस्ट्रम लिख दिए। अब यहाँ पर 912 है, यहाँ पर 3 है तो 912 को 3 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा 3 3 9 और 3 4 304 आएगा। हाँ 304 आएगा। यहाँ पर अभी तक किसको भागा दिए तो मेरे पास आ गया 304 और 304 को 16 से गुना करना, ये हो गया 304 और ये हो गया 16। इस देखिए पे जब 12 का स्क्वायर होता है कितना होता है 144 होता है ना, किस तरह गुना करें 12 दूना 24, 24 का 4 हाथ में 2, 12 को 12, 12 और 2 14, देखिए 144 आ गया। उसी से यहाँ पे करें 16 चौक 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6, 16 को 0 से कीजिएगा तो 0, हाथ में 6 बचे वो डाल दिए 6, 16 3 48, ये आ गया आपका 48 64। हम लोग बच्चों में खाली इससे पहले करते हैं फिर इससे, लेकिन रियली में कि आप इससे पूरा कीजिएगा तो वो भी सही आ जाता है। ये देखिए आपके पास आ गया 48 64, 48 64 एंगस्ट्रम। सो गई तो देखिए यहाँ पे 1/लैम्ब्डा का वैल्यू कितना आ गया आपका 48 64 एंगस्ट्रम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका बी जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका गया 48 64 एंगस्ट्रम। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का सिर्फ डिफरेंस है, सारा वैल्यू आपका सेम है, सिर्फ डेसिमल यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे डेसिमल, बाकी सभी के पास क्या 48 64। अब बताइए क्वेश्चन में आपको दिया क्या था, हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट, और निकालना क्या था वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम का। सॉरी यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया था वो कौन सा एटम था हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का कौन सा चीज जंप कर रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, और जब जंप कर रहा था तो एनर्जी इमिट कर रहा था, उस एनर्जी का नाम क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या निकालना है वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था 109677 इंटू जेड स्क्वायर बटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, जहाँ पर जेड आपका क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर, और n1 आपका लोअर ऑर्बिट और n2 आपका हायर ऑर्बिट। और मान लीजिए छूछेल रहा था तो ऑर्बिट नंबर, चाहे आप शेल नंबर बोल सकते हैं, चाहे आप शेल नंबर बोल सकते हैं, अरे बुला जाते क्या करें। तो यहाँ पर देखिए हाँ, और जब 10⁻8/109677 रहेगा तो कैलकुलेट करके कितना लाइएगा 912, कितना लाइएगा 912, और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 8 नहीं 10⁻⁻6 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर अरे 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 10⁻⁻2 मीटर। अरे आप घबरा जाते हैं, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे यहाँ लेकिन मीटर तो मीटर लिखिए, और सेंटी है ना तो सेंटी का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी बोले तो 100, हाँ 100 बोले तो 10⁻⁻2। तो 1/, हाँ यहाँ पर फाइनली वैल्यू कितना आ गया हमारा वेवलेंथ का 48 64 एंगस्ट्रम। तो जब एक हाइड्रोजन एटम को तोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन निकला, वह इलेक्ट्रॉन बोलता है जंप करेंगे, पूछे कहाँ से, बोलता फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट। तो वहां से जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी निकल रहा, उस एनर्जी का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपका 48 64 एंगस्ट्रम है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डी देता था, सी अगर ऑल ऑफ डी देता तो सी में मत जाइएगा। इसमें क्लियर हुआ पूरा। तो देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन का विक्षेपण, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विक्षेपण। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम हम आपको बताते हैं। ये मेरा गोला, उस गोला में बोले ये हमारा सनलाइट है, सनलाइट। जाना वो सनलाइट से एक अपना एनर्जी इमिट करता है, उस इमिट एनर्जी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला। ठीक है, तो सनलाइट है सूर्य देवता आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज किए। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते चलते प्रिज्म से जाके टकरा गया। प्रिज्म, हाँ, ये आपका प्रिज्म से टकरा गया, और जैसे प्रिज्म से टकराया तो यहाँ पर रखे हम एक तो स्क्रीन पर्दा, यहाँ पर हम रखे एक तो स्क्रीन। ओके, देखिए जैसे सनलाइट यहाँ प्रिज्म से टकराया, प्रिज्म बोलता है कि यार तुम लोग टकरा गए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तुम लोग को एक ही जगह रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर, देखिए ये है ना, सो एक दो तीन, हम जान डायरेक्ट नहीं जाता है, तीन हम डायरेक्ट जान रहे यार इसमें, तीन, ये हो गया आपका 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। यहाँ पर आपका जो बनता है उस लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। वो है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखिए हमको बताते हैं, ये जो स्क्रीन पर जो आपका बन रहा है वो आपका जो लाइट है उस लाइट का नाम है VIBGYO, विब्ग्योर ना, विब्ग्योर। V से क्या हो गया वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू कलर, G से ग्रीन कलर, और Y से येलो कलर, O से ऑरेंज कलर, और R फॉर रेड कलर। देखिए यहाँ पे हमको तो समझ में आया सर कि सनलाइट है, सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, प्रिज्म मिला। हाँ, या आप सॉरी आप VIBGYO व्हाइट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर नहीं, व्हाइट कलर ही उसका रंग में स्प्लिट होता है जो, हाँ 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 व्हाइट है स्प्लिट हो रहा है, जो आपका ये टूटा व्हाइट कलर जनरली आपका टूटा, जिसको हम बोलते थे विजिबल लाइट। वो पहले हम बताए थे विजिबल लाइट की मदद से हम लोग एक इंसान को दूसरे इंसान को देख सकते हैं, तो वो आपका विजिबल लाइट, विजिबल लाइट टूटने की वजह से आपका VIBGYOR जनरेट होता है। अब देखिए मामला सर, यहाँ पर सनलाइट था, सनलाइट अपना एनर्जी रिलीज किया, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हैं। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दौड़ते दौड़ते प्रिज्म के पास गया, और प्रिज्म से जैसे टकराया, प्रिज्म बोलता है तुमको बिखेर देंगे, समझा। प्रिज्म क्या किया, इसको 7 ठो लाइन में विक्षेपण कर दिया, और ये लाइन बहुत करीब है, हम बहुत दूर दूर में बनाए, बहुत बेहद करीब है, समझे। इतने ज्यादा करीब कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें यहाँ पे ये आपका जो कलर है वो 7 कलर जनरेट होता है, VIBGYOR। अच्छा सर, यहाँ पर हमको समझ में आया कि सनलाइट एक प्रिज्म था, तभी हमको विब्ग्योर प्राप्त हुआ। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब आप लोग कपड़ा धोते होंगे तो जो बबल्स बनता है आपका, वो बबल्स में भी अगर सनलाइट पड़ता है तो वहाँ पर कलर बनता हुआ दिखता है, आप लोग कलर। हाँ अच्छा, ये समझ में आया कि चलिए यहाँ पर आप प्रिज्म यूज किया तो आपका कलर बन गया। अब आसमान में है तो आसमान में कैसे बन जाता है, वहाँ तो प्रिज्म तो नहीं है कि वहाँ पर गए प्रिज्म रख दिए तो बन गया आपका इंद्रधनुष। लेकिन वहाँ पर आकाशनाथ की रेनबो कैसे कब फॉर्मेशन होता है, रेनबो की क्यों बनता है, देखिए यहाँ पे वजह क्या होता है इसमें। ये आपका सनलाइट है, आप देखते होंगे कि रेनबो तभी बनता है जब पानी पड़ता है, समझे। आपको समझ पा रहे, देखिए यहाँ पे देखिए मामला क्या होता है। अभी भी पानी पड़ा, ठीक है, देखिए जैसे पानी पड़ेगा, खत्म हुआ पानी बंद होना, और तुरंत सनलाइट अगर आ गया तभी आप पर रेनबो बनेगा। अगर 2-3-4 घंटा बाद सनलाइट आया तो पता चलता है कि रेनबो बनता है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहीं कभी देखते बन भी जाता है। उसकी वजह क्या होती है, देखिए यहाँ वहाँ पर प्रिज्म नहीं होता आसमान में। आसमान में क्या होता है, पानी का मॉइस्चर होता है, पानी का नमी, और वातावरण में आपका एटमॉस्फेयर में आपका मॉइस्चर पड़ जाना। जब पानी पड़ता है, देखते होंगे आप लोग ठंडा के समय में जिसको बोलते हैं कुहासा, मॉइस्ट, हाँ देखते होंगे मॉइस्ट, आपको आदमी दिखबे नहीं करता कि कहाँ है इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो सनलाइट से आपका एनर्जी इमिट हो रहा है, वह एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, जो आपका वाटर का ड्रॉपलेट्स है,
पानी की बूंदे जो आपका आसमान में उससे टकराता है और टकराने के बाद वह 7 कलर का लाइट इमिट करता है, वही लाइट आपको रेनबो के फॉर्म में दिखता है, इसको बोलते हैं डीप ब्लू। समझे? वही है। अब धूप रुक गया, धूप से ज्यादा देर तक आ गया, ज्यादा देर रहने बाद वो मॉइस्चर ऑलरेडी हट जाता है, तो मॉइस्चर ही हट गया तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट इसको करेगा। समझे? इसीलिए पानी पड़ने के बाद तुरंत ये चीज दिखता है, पानी पड़ने के बाद 10 घंटे के बाद 20 घंटे बाद आप नहीं देख पाइएगा रेनबो बंद कर। हम लोग सोचते थे बचपन में कि भगवान बना दिए, बाद में पता चला बहुत सी लाइन के बाद हमें पता चलता है। सोचे ये तो ये तो हो गया आपका स्पेक्ट्रम का मतलब। अब हमको पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमको लेना है वो आपको हाइड्रोजन एटम लेना है। लेकिन भली बात है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का भी H फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का कमी नंबर 1 फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 118 एलिमेंट में सिर्फ इकलौता आपका हाइड्रोजन है जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इसलिए बोलबो करते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो हाइड्रोजन बोलते हैं यार तुम लोग हमको H के फॉर्म में रख दियो, हम तो कभी इस फॉर्म में पाए ही नहीं जाते। तो मुझे किस फॉर्म में पाया? तो बोलते यार हम तो H2 के फॉर्म में सब पाए जाते। तो बोले थे H2 कहाँ से लाए? तो बोले मेरे जैसे मेरे एक और दोस्त है बचपन का, एक और हाइड्रोजन लाया। अब ये हाइड्रोजन का आउटर शेल में और बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सामने वाला हाइड्रोजन बदले में भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखते हैं कोई भी बिजनेस अगर इंसान करता है तो बराबर का पार्टनरशिप, अब रूम में खरीदते तो बराबर का पार्टनरशिप करते हैं। समझे? तो उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, बोलते हैं यार दुनिया में देखते सब बराबर बराबर बिजनेस में पैसा अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग भी यार इलेक्ट्रॉन बांट रहे तो बराबर बराबर ही बांटते हैं। तो क्या हाइड्रोजन आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दोनों इलेक्ट्रॉन ये देखिए आपका ड्यूप्लेट बन गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ये आपका हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसको आप लोग पढ़े होंगे सहसंयोजक बंधन। पढ़े हैं? हाँ, सहसंयोजक बंधन यही पढ़े हुए नहीं। तो नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन एक आइटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया तो ये बन गया आपका बॉन्ड। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? आपका सिंगल बॉन्ड। ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है ना, तो पहला जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सुने कभी क्या? सिग्मा नहीं सुने? फर्स्ट बार सुन रहे हैं? अच्छा बताते। जो पहला बॉन्ड होता है ना आपका, वो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड आपका मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, समझे? ठीक है ना? अब ये वाला कहानी पढ़े होंगे कि एक बूढ़ा बाबा थे, उसके 3 बच्चे थे, उसको लाठी तोड़ने दिया था, मतलब लकड़ी कुछ तोड़ने दिया था। हाँ, नहीं डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बता दें किसी चीज। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका मजबूत बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो ऊपर में भी पाई बॉन्ड, नीचे में भी पाई बॉन्ड, और बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजबूत बॉन्ड, यहाँ पर एक कमजोर और एक मजबूत बॉन्ड, यहाँ पर 2 कमजोर और एक मजबूत बॉन्ड। देखिए यहाँ पे 1 लकड़ी, यहाँ पर 2 लकड़ी तोड़ना आपको, यहाँ पर आपको 3 लकड़ी तोड़ना है। ये देखिए इस बॉन्ड को तोड़ने से और मुश्किल यहाँ था डबल बॉन्ड को तोड़ना, और डबल बॉन्ड को तोड़ना और ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का देखिए ना, बॉन्ड आपको बढ़ रहा है, समझे? अब देखिए मामला ऐसा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बोलते सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ पाएंगे? हमको इसको पहले तोड़ना पड़ेगा तभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बोले हाँ, देखिए आप किसी पढ़ते हाँ, कैटलिस्ट से ही टूटता है, यहाँ कैटलिस्ट आपको यूज नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ेंगे कि निकेल कैटलिस्ट, निकेल इसको बोलते हैं कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। हाँ हाँ हाँ, सही बोला आप लोग, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, ये वाला। तो जब कभी आपका हाइड्रोजन आता है ना,
और हाइड्रोजन को तोड़ने के जो कैटलिस्ट हमेशा यूज किया जाता है होगा आपका निकेल आता है, चाहे प्लेटियम, चाहे आपका प्लेटिनम रहा। यही सब तीनों जब रहेगा तभी हाइड्रोजन टूटता जाएगा। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास ये सब कैटलिस्ट है नहीं, तो हम लोग तोड़ेंगे कैसे? तो हम लोग एनर्जी की मदद से तोड़ेंगे, बताते हैं ना कौन सी एनर्जी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का सबसे पहले जो स्टेबल फॉर्म होता है वो स्टेबल फॉर्म क्या होता है हमारा? H2। और H2 के फॉर्म में आ गया तो H2 तो हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपको लेना है वो आपको हाइड्रोजन गैस लेना है। क्या लेना आपको? हाइड्रोजन गैस। और हम लोग भली बात ही जान रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड एक तरह का कैसा बॉन्ड है? मजबूत बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है आपका? मजबूत बॉन्ड। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी दीजिएगा ना, उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी पढ़ेंगे आप थोड़ा बहुत, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे एक ऐसा एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे काला मारे क्या? देखिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये छोटी। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसा एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया जाता है उसी को क्या बोलिएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये आज के बाद बहुत बार आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया जाता हो, वही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। हाँ, कोई भी बॉन्ड, धरती पर आने वाला कोई भी बॉन्ड। और कोई बॉन्ड क्या है यार? एलिमेंट ही बॉन्ड बनाता है। तो एलिमेंट के बॉन्ड को जब भी आप तोड़िएगा ना, जो आप एनर्जी दीजिएगा उस एनर्जी को भी बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं BDE। कोई भी हाँ, सनलाइट की एनर्जी नहीं। अरे हम क्या बोल रहे थे, मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं ना, उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चाहे आप सनलाइट की एनर्जी दें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, चाहे आप मोमबत्ती वाला एनर्जी दीजिए, कोई भी एनर्जी दीजिए, वो एनर्जी है। हाँ, वो कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटालाइटिक एनर्जी होगा, समझे? ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। सर ये एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आज जो हम यहाँ एनर्जी यूज करेंगे ना, वह एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे कि जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आते हैं तो उसको विद्युत मोटर कहते हैं। अरे मोटर है, मोटर आप लोग पढ़ेंगे, वीडियो आता है 5 मिनट था। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, वहाँ कैसा बॉन्ड है आपका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो दे रहे हैं वो किसकी मदद से दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अब देखिए सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते तो बॉन्ड टूट जा रहा है। अब मान लिया हम मोमबत्ती वाला एनर्जी देना चाह रहे हैं तो वो धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है। देखिए अब मोमबत्ती वाला भी एनर्जी दीजिएगा ना, उससे भी बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा तो पलक झपकते बॉन्ड टूट जाएगा, और आप मोमबत्ती वाला एनर्जी दीजिएगा तो हो सकता 2 साल 3 साल से 10 दिन 20 दिन 15 दिन, कितना दिन, बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा, क्योंकि आपको मजबूत होने ना, मजबूत में तोड़ने का कोई एनर्जी। आप जान रहे हैं कि जो आपका मोमबत्ती वाला एनर्जी तो बहुत ही कम एनर्जी होता है। अरे आप लोग देखते होंगे मोमबत्ती की एनर्जी बहुत ही कम एनर्जी, और कम एनर्जी दीजिएगा तो बॉन्ड थोड़ी टूटेगा। हाँ, तो भाई का बहुत कम रहता है यार, मोमबत्ती का जो बहुत ज्यादा कम है। सनलाइट से, अब सनलाइट पर है डिपेंड, सनलाइट का कितना इंटेंसिटी तो भगवान ने जाने ना, भगवान बोलेगा 20 गुना ज्यादा। अब देखिए धूप का भी लगता है बहुत चौक है, तो सनलाइट का डिपेंडेंसी है ना, मोमबत्ती सनलाइट आप दोनों कंपेयर जल्दी नहीं कर सकते। ये बात आपको क्लियर हुआ? तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सर मोमबत्ती का हीट मतलब हीट एनर्जी हो गया। हाँ, हीट एनर्जी, वो आपका हीट एनर्जी। जनरली कोई भी एनर्जी जो आपका है ना, खाली इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिकल है। तो जैसे सनलाइट का इंटेंसिटी यूज करें तो हीट एनर्जी का भी इंटेंसिटी देखा जाएगा। हाँ, अपना देखिए हर एक चीज का अपना एक इंटेंसिटी होता है जिसको बोलते हैं तीव्रता।
समझे, तीखापन जिसको बोलते हैं। तो हर एक चीज का अपना एनर्जी होता है, हर इंसान का अपना एनर्जी होता है हर काम को करने के लिए। उसी तरह हर एक चीज का अपना एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल उसमें एनर्जी। भी, उसमें हाँ, आप लोग भी। देखते होंगे, पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, अरे उसी की आंतरिक ऊर्जा हम बोल रहे हैं अभी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी, अरे कोई भी चीज को तोड़िएगा, अगर मुक्का मार के तोड़ रहे हैं ना, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब बाहर से दिया गया एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मिलेगा मौका करने का। हो गया। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना, तो जो बर्तन ले रहे हैं उस बर्तन का नाम है मेरा डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, जिस तरह हम लोग खाना बनाने के लिए ठंडिया बर्तन को यूज करते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं उस बर्तन का नाम है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या अप्लाई कीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट। क्या यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोड। हाँ सर। पढ़े आप लोग इलेक्ट्रोड? हाँ, हाँ, इलेक्ट्रोड। देखिए ओड का मतलब रोड, यस सर। ओड का मतलब रोड, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब रोड से पास होता है ना तो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोड है वो आपका दो टाइप का है, एक है आपका कैथोड रोड, एक है ना। हाँ, और एक है आपका एनोड रोड। हाँ सर, इसी को बोलते हैं गर्म तार ठंडा तार, पता है आपको। देखिए कैथोड रोड है ना, देखिए यहाँ पे सी, देखिए सी का मतलब काट दो, काट दो का मतलब नेगेटिव साइड। हाँ हाँ सर, हाँ। सी का मतलब काट दो, काट दो का मतलब नेगेटिव साइड, और एक फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब पॉजिटिव साइड। तो जो नेगेटिव है ना उसी को बोलते हैं फिजिक्स में नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अरे एक साइड में दो ही तो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। एक होता है गर्म तार, एक ठंडा तार। देखिए आप, एक आपका कैथोड रोड है, कैथोड रोड का हमेशा साइन होता है नेगेटिव, और एनोड रोड का हमेशा साइन होता है पॉजिटिव। यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब, ओड का मतलब रोड, और रोड में किसमें, रोड में जो, हाँ सॉरी, ओड का मतलब रोड, और रोड में क्या पास हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब रोड से पास होता है तो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड आपका टू टाइप्स का, पहला कैथोड रोड, दूसरा एनोड रोड। कैथोड रोड का साइन नेगेटिव और एनोड रोड का साइन पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन को किसी क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा नहीं, बायो भी अच्छा बोलते हैं, बायो भी रहता है कभी कभी, हम लोग चैप्टर पढ़ाना रहता है बायो वाला। बायो रहता है? हाँ, एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। नाम क्या? 11 में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, 12th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, समझे। अरे बहुत जगह हमको बायो का भी रिलेटेड किससे सर? अच्छा, क्या से रिलेटेड है? बायोमोलिक्यूल्स आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नहीं, मतलब और फिर उसमें उसमें क्या वही आता है? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मोनोहाइड्रेट डाइट, इसी तरह पढ़ना है आपको। पेड़ पौधों से रिलेटेड है या पेड़ पौधे से नहीं है आपको, Botany सब से, इंसानियत से zoology से। रिलेटेड है। अरे आप लोग जैसे एंटीसेप्टिक से कुछ पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड है ओ सब। समझ गया दवा। हाँ देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ये हो गया आपका डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का ही नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, जो बर्तन एक तरह की। ओके, अब बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में, हम पूछे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखा हुआ था। डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं यार आज हम हाइड्रोजन गैस रखें। कौन सा गैस रखें, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस में देखते होंगे आप लोग बैटरी, देखिए बैटरी, बैटरी देखिए एक दो चिमटा आता है, चिपका, उसमें एक कैथोड आता है, एक आपका एनोड रोड आता है। उसी तरह जो चिमटा चिपका उसी तरह दो ठो यहाँ पे रोड डाल है, वही जो चिमटा है जो हाइड्रोजन की डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्ट किए। अब देखिए इस रोड को है यहाँ पर वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, इस रोड को हम लोग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये वायर जुड़ गया आपका बैटरी से। और बैटरी में दो ही रोड है, कैथोड रोड है पे एनोड रोड। तो हम बोले कि ये मेरा है ना सो कैथोड रोड है, कैथोड रोड। और इसको हम बोले ये हमारा जो वायर है ना वह एनोड रोड से जुड़ा हुआ है। तो एनोड रोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड रोड बोले तो नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये रोड हमारा नेगेटिव और ये रोड हमारा पॉजिटिव है। ये हो गया। अब देखिए अब हाइड्रोजन गैस था तो हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड था। यहाँ से बैटरी है, बैटरी को ऑन किए तो सिस्टम देखिए आप, कैथोड रोड से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बहा, एनोड रोड से भी इलेक्ट्रिक करंट बहा। आपको पता है ना कि बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है।
केमिकल की मदद से एनर्जी जनरेट हुआ, वही एनर्जी को क्या करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है, जिसकी मदद से हम लोग देखिए बल्ब जल जाता है। आप ये भी देखे कि जो आपका इन्वर्टर वाला होता है ना लाइट, उसको छुइएगा ज़्यादा करंट भी नहीं मारता है, थोड़ा कम झनकाता है, और 20,000 वाला छुइएगा तो अपना सब बजा दिए 10 बार। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। अब बैटरी अपना कैथोड रोड और एनोड रोड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, वह इलेक्ट्रिक करंट रोड की मदद से हाइड्रोजन गैस के पास पहुंचा, हाइड्रोजन गैस के पास पहुंचा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तुरंत तोड़ दिया। अब यहाँ पर बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ जब बॉन्ड आपका हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड टूटा तो यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होगी। क्या रिलीज हुआ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक आप लोग पढ़ेंगे स्लिट, स्लिट नहीं पढ़ा हम लोग। जैसे मान लीजिए अब लाइट मारते टॉर्च कर, देखिए टॉर्च का लाइट पूरा फैल जाता है, इसको बोलते हैं स्कैटर कर जाता है, इसको बोलते हैं छितरा जाता है। यस सर। समझे, तो एक लाइट कर रहे हैं तुरंत। अब मेरा फोकस है कि यार मान लीजिए ABCD 4 लेटर है, और आज हम क्या करें टॉर्च मारने जा रहे हैं, तो टॉर्च में हम चाहते हैं कि सिर्फ हमको BA दिखे, हमको ACD ना दिखे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक तो कार्डबोर्ड का यूज करेंगे। उस कार्डबोर्ड में क्या करेंगे एक तो होल कर देंगे, वो होल में सिर्फ हमको BA दिखना चाहिए, तो हम लाइट मारेंगे तो सिर्फ हमको B ही दिखेगा, बाकी ACD आपको नहीं दिखेगा। अरे लेजर लाइट को लेजर लाइट दोस्तों आप यूज कीजिए कभी लाइट, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल आता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इधरों भाग आता है, इधरों भाग आता है। हम बोले यार तुम्हें इन्होंने भाग जाएगा तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे, बोले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कैसे, तब बोले कि अरे यार अभी तुमको बताते हैं। यहाँ पर लाए हम लोग स्लिट, ये आपका स्लिट है, ये स्लिट आपका कनेक्टेड आता है डिस्चार्ज ट्यूब से। ये स्लिट आपका डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्टेड आता है। अब इसको दिखा भी सकते नहीं दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्लिट आपको इसलिए हम दिखाए क्योंकि मान लीजिए स्लिट है, ये चीज जो फैलाने वाला नहीं हो उससे कनेक्ट इसलिए रहेगा, और उससे बहुत सारा चीज कनेक्टेड रहता है हर चीज से, ताकि वो फैले ना। इस तरह आपका ये आपका स्लिट है, स्लिट क्या कर रहा है यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है हाइड्रोजन गैस से, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैल ना जाए इसलिए हम लोग स्लिट का यूज किए। अब देखिए मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा स्ट्रेट जा रहा है, अब सीधा सीधा गया और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टच कर गया प्रिज्म से। अब जैसे यहाँ पर टच किया प्रिज्म से, तो यहाँ पर ये था मेरा स्क्रीन, जिसको क्या बोलते हैं पर्दा, ये मेरा स्क्रीन था। अब यहाँ से जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से यहाँ पर अपना स्पेक्ट्रल लाइन बना रहा है। व्हाइट रहेगा सर वो ना एनर्जी, क्या ये वाला एनर्जी नहीं जो रिलीज हो रहा है रेडिएशन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्हाइट लाइट ना इतना देखिए नहीं जैसे पता व्हाइट है ना, व्हाइट आपका VIBGY दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में हमको ये नहीं बता पाया है कभी कि हम वायलेट लाइट छोड़ रहे हैं कि ब्लू छोड़ रहे हैं कि इंडिगो, जैसे कोई लाइट हमको लेकिन 7 कलर, लेकिन हाँ 7 कलर छोड़ा। अब 7 कलर छोड़ा तो हम ये मान सकते हैं कि वो लाइट विजिबल लाइट ही होगा। अब जनरली हमको विजिबल लाइट ही अक्सर महसूस होता है अपना लाइट, तो हम मान सकते हैं कि ये जो थ्योरी में वो विजिबल लाइट का यूज किया गया। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्क्रीन पर अपना कुछ लाइन छोड़ा, उस लाइन का नाम है आपका स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन आपका आ गया स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रल लाइन किससे आ गया स्पेक्ट्रम से। और स्पेक्ट्रल लाइन कौन से हाइड्रोजन कौन से एटम की मदद से ऑब्टेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की मदद से। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे बहुत सारा बुक्स में लिखता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब तोड़ेंगे तो 5 और सीरीज प्राप्त होगा। जान लीजिए आप थ्योरी और ज्यादा अच्छा। स्पेक्ट्रल लाइन को जब आप तोड़िएगा ना तो 5 सीरीज आपको प्राप्त होगा। एक आपका होगा लाइमन सीरीज, एक बाउमर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ये सुने कभी, ये नहीं सुने कभी। जब आप स्पेक्ट्रल लाइन को तोड़िएगा ना तो 5 सीरीज आपको प्राप्त होगा। जैसे ये आपको टूट रहा है ना, फिर ये टूट जाता है, फिर से प्रिज्म लगेगा। हाँ प्रिज्म लगेगा तो फिर वही लाइट बन जाएगा। नहीं देखिए आप जी आपका स्पेक्ट्रल लाइन बन चुका है। ओके अब ये स्पेक्ट्रल लाइन बोलता है, देखिए मान लिया स्पेक्ट्रल लाइन जो बना है वो तो थोड़ी है कि ये सेमे होगा, अरे इन लोगों का अपना तो वेवलेंथ होगा ना।
जैसे आप लोग जानते होंगे कि विप्योर का एक अपना वेवलेंथ होता है। हम जानते हैं कि वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ इंडिगो का होता है। ये सबसे ज्यादा रेड का होता हाँ, और इंडिगो से ज्यादा किसका होता है? ब्लू का। ब्लू और ब्लू से ज्यादा Green। वेवलेंथ ग्रीन ग्रीन का। ग्रीन से ज्यादा वो येलो। येलो ज्यादा ऑरेंज। ऑरेंज ज्यादा रेड। या आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। और सबसे कम वायलेट का। तो इसी तरह जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है उसका एक अपना वेवलेंथ है। तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइन को फिर तोड़ पा रहे तो लोगों को 5 सीरीज प्राप्त हो रहा है। 5 सीरीज कैसे प्राप्त हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन की मदद से हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कूद जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन देख रहे 7वां ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट कूद गया, तो उसको बोल देते हैं कि ये हमारा लाइमन सीरीज है। फिर देखते हैं कि वो ऑर्बिट है 7वां ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में कूद गया, तो बोल दिया वो हमारा बामर सीरीज है। फिर देखिए 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद गया 3rd ऑर्बिट में, तो वो हो गया आपका पास्टन सीरीज। फिर देखिए 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद गया आपका 4th ऑर्बिट में, तो वो हो गया आपका ब्रैकेट सीरीज। अब देख रहे हैं कि फिर आपका ऑर्बिट 7th ऑर्बिट से फिर आपका 5th ऑर्बिट में कूद जा रहा, तो हो गया आपका थर्ड सीरीज। फिर देख रहे हैं कि 7th ऑर्बिट में से आपका 6th ऑर्बिट में कूद गया, तो ये हो गया आपका हम्फेरी सीरीज। हम्फेरी कौन सा? 7 से 5 हो रहा है। नहीं, अरे ऑर्बिट नंबर हम ऑर्बिट 7 ऐसे लेके बता रहे हैं। 7 फिक्स नहीं है। 7 आपका इनफिनाइट ऑर्बिट है। आप इनफिनाइट ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट ला रहे हैं। हम 7वां फिक्स नहीं बोल रहे, वो आपका 8वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, लेकिन मेरा फोकस है ऑर्बिट पे। अगर आप मान लीजिए इनफिनाइट ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कुदा रहे हैं तो आपका लाइमन सीरीज बनेगा। और अगर आप इनफिनाइट ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप करें इलेक्ट्रॉन तो आपका बामर सीरीज बनेगा। और अगर इनफिनाइट ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में कूद रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो आपका पास्टन सीरीज होगा। और जब इनफिनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा आपका 4th ऑर्बिट में तो ब्रैकेट सीरीज होगा। और जब इनफिनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है आपका 5th ऑर्बिट में तो वो आपका फर्न सीरीज होगा। और जब इनफिनाइट ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट में कूदा तो वो आपका हम्फेरी सीरीज होगा। अब बोले सर स्पेक्ट्रल लाइन जब ब्रिज में जाएगा तो वो 5 सीरीज देगा, क्या बोले? जैसे अब ये स्पेक्ट्रल लाइन हुआ ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक की मदद से आ रहा है। और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम क्या बोला, हाइड्रोजन गैस को तोड़िएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्राप्त होगा ना। वही इलेक्ट्रॉन को मान रहे हैं कि जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हो रहा है। वो थ्योरी को हम जोड़ने की कोशिश करें जो थ्योरी हम पहले आपको पढ़ाए। तो बताइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन को यूज किएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज कीजिएगा? मॉलिक्यूल। अब वो लिक्विड के फॉर्म में होता है कि गैस के फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। वीक बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देगी कि ज्यादा? ज्यादा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं वह एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए जब आप मुक्का तोड़ के किसी बॉन्ड को तोड़िएगा तो वो आपका मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल से आ रहा है आपका। और हम एक बर्तन ले रहे हैं, उस बर्तन का नाम क्या है आपका? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या है आपका? डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, हाँ अब बताइए हमको। मान लीजिए कोई रोड है, रोड की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज देखिए तो एनोड रोड है कि कैथोड रोड? देखिए रोड की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो एनोड रोड। ओके। फिर डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस रखे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा है। तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समेटने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? स्लिट। क्या यूज कर रहे हैं आप लोग? स्लिट। इसको वो अपना स्लिट नहीं जो बच्चों ने लिखे थे अलग स्लिट। हाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसमें टकरा गया? स्लिट। फिर किसमें टकरा गया? प्रिज्म में। प्रिज्म में टकराने के बाद कौन सा लाइन प्राप्त हुआ? स्पेक्ट्रल लाइन। कौन सा लाइन प्राप्त हुआ आपको? स्पेक्ट्रल लाइन। और वह स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पर प्राप्त हुआ? स्क्रीन पे। कहाँ पे प्राप्त हुआ? स्क्रीन में। तो वही आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ये आपका 10% खत्म हुआ है, थोड़ा बड़ा है। फिजिक्स से ही। फिजिक्स से है थोड़ा।